अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशी के साथ बहुत से इशूज जिस पर बात करनी है। इस इशू पर भी कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, इस पर भी कि ब्रॉडशीट, और अब आज फिर ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से कि सरे महल और हुदैबिया पेपर दोनों खोले जाएंगे। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी प्रेस टॉक की जब वो खोखर बरादरान के घर में गई। इससे पहले कि मैं बताऊं वो प्रोग्राम शुरू करूं, मैं अपने मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे सारे दोस्त सलामी साहब कराची से हैं, इमरान खान साहब और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, और मेहर बुखारी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो प्रेस टॉक की, दो नुकात बड़े अहम थे उनके जो उन्होंने बात की वहां पे। एक, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में कहा कि अपने नंबर्स दिखाएं, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की पंजाब हुकूमत के बारे में, पहले सुन लें क्या कहना चाह रही हैं। मैं अपने दोस्तों से ये जानना चाहूंगा। पहले सुने मरियम नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती ना उस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज का, नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। ये तो नया बयानिया आ गया जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च अस्ती पे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ। पंजाब में जब इन्होंने बात की है तो अब इसके ऊपर शरारत ना करना। साथ उन्होंने ये भी कहा इस पर शरारत ना करना, लेकिन वसीम बदामी शरारत आप ही करते हैं। आप ही बता दें क्या इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत नहीं गिरानी, सिर्फ मरकजी हुकूमत गिरानी है? ये ऐसा स्टेटमेंट है कि जिस पर शरारत नेचुरली हो जाती है, इसलिए कि अगर फिर यही मंतिक है तो फिर ये मंतिक विफाक में क्यों नहीं है? भाई विफाक में भी अगर आप उनको टाइम पूरा करने से पहले घर भेज देंगे या अदम एतमाद के बजाय लॉन्ग मार्च के जरिए घर भेज देंगे, तो ये आर्गुमेंट तो उसमें भी रेलिवेंट होगा कि इमरान खान साहब ये कहेंगे, ये आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे पूरा कि भाई 70 साल से देखो सबने पाकिस्तानियों 70 साल से उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ था, उसके बाद हम आए, हमें चीज़ों को सुधारना था, तो एकदम से चीज़ें नीचे गई क्योंकि हम 70 साल बोझ को सही कर रहे थे, और जैसे ही चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हुई, ये माफिया जब मुनज़्ज़म हो गया, माफिया ने मुझे गिरा दिया। तो ये तो कहानी जो है विफाक में हो सकती है। तो ये बहुत अजीब व गरीब बात है। और पीडीएम का जो ये बयानी इस वक्त एक दूसरे से ही टकरा रहे और अपनी बातों में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है। आज उसमें मेरे ख्याल से एक नए बाप का इजाफा हुआ है। अब मेरे अल्फाज को आप तज्जिया कह लें, शरारत कह लें, ये आपकी मर्जी। बुखारी साहब, आप भी अगर शरारत करना चाहें इस पर, यह बताइएगा कि मरकजी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, उसको गिराना जरूरी है, वरना मुल्क ठीक नहीं होगा, और मुल्क को बचाने के लिए उसको गिराना जरूरी है। लेकिन सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही, उसको अपने बोझ से गिरने दो। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से शरारत करना वाजिब हो गया, जरूरी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद से ये बात उनको अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत जो है इन हाउस कोई भी मूवमेंट करने से पार्लियामेंट के अंदर तो गिरने से रही है, तो उनके बस की बात नहीं है। चाहे उनके पास नंबर है, चाहे नहीं है, चाहे उनकी 4 की मेजोरिटी है, चाहे उनकी 10 की मेजोरिटी है, हाउस के अंदर ये ना पंजाब हुकूमत गिरा सकते हैं, ना ही ये सेंटर की हुकूमत गिरा सकते हैं। तो एक तो इसके बारे में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। आप इसको शरारत समझ लें, आप इसको सच कह लें, आप इसको मेरी दरफुंतनी कह लें, जो मर्जी नाम दे लें। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन सर जो केस बनता है ना, ये एक हुकूमत गिराने का कोई केस बनाया जाता है, और वो केस अब तक का कम से कम मुस्लिम लीग नून का, कि ये हुकूमत नाकाम है, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, मुल्क डूबता जा रहा है, और यही केस पंजाब के खिलाफ था। लेकिन पंजाब के खिलाफ वही केस हुकूमत गिरने का सबब नहीं बनेगा, इस्लामाबाद की हुकूमत या मरकज की हुकूमत गिरने का सबब बनेगा। ये रोज क्या जब ये आपस में मशवरा नहीं करते कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमने एक हुकूमत गिरानी है, दोनों गिरानी है, क्योंकि अगर इलीगल है, अगर धांधली ज़्यादा हुकूमतें हैं, तो वो तो दोनों हुकूमतें धांधली ज़्यादा होंगी। ये कैसे हो गया कि एक धांधली ज़्यादा हुकूमत गिरानी है, दूसरी नहीं गिरानी? काशिफ, मेरे ख्याल से आप मुझे मजबूर कर रहे हैं दूसरी शरारत करने पे, और दूसरी शरारत यह है कि इसके अंदर इसका मतलब यह है कि ये एक इकरार मौजूद है इसके अंदर इनबिल्ट के पंजाब की हुकूमत को ऐसी खास गड़बड़ नहीं कर रही, वो ठीक है, सिर्फ हम सेंटर फोकस करेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, हाउसेस के अंदर रहते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के ना पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं और ना ही ये सेंटर की गिरा सकते हैं। तो ले दे के इनके पास वही ऑप्शन है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी की पूरी अपोजिशन जा रही है। लेकिन
उसके अंदर से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे 1 मिनट के लिए, कोई कह रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो क़यादत छोड़ रहे हैं पीडीएम की, कोई सवाल पूछ रहा है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान को शादी में इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, कोई पूछ रहा है मरीम नवाज क्यों नहीं जा रही हैं। देखें हमारे मुआशरे में तो इस किस्म का एक गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि आप एक तहरीक का मुश्तरका तौर पे हिस्सा हैं, आप सुबह से शाम तक मिल के मुशावरतें कर करके एक दूसरे से थक नहीं रहे हैं, लेकिन एक इतने अहम इवेंट के ऊपर आप 2 मेजर पार्टनर जो हैं उनको बुला नहीं रहे हैं, तो सवाल तो उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये है कि बहुत ही गुमगू किस्म की सूरत हाल है इस वक्त पीडीएम की भी और पीडीएम से मुंसलिक ये जो लीडरान हैं इनकी भी। अब महद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं एक और बात जो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कही, जब उनसे कहा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो उन्होंने कहा बिलावल साहब को कहें आगे अपना नंबर दिखाएं जरा। ये सुनिएगा मरीम साहबा ने क्या कहा है। इसका मतलब कि एक झुंझलाहट है पीडीएम में, दे डोंट एग्री विद पीपल्स पार्टी का मौकफ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन सुने उन्होंने क्या कहा। देखिए, जहां तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो टीवी पे सुनी है। और अब जब तक पीडीएम का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो जरूर शो करें, लेकिन हमें अगर नंबर्स उनके पास हैं तो जरूर शो करें, लेकिन बात जाहिर है इजलास पर जाएगी। इसका मतलब एक फ्रस्ट्रेशन जरूर मौजूद है कि यार अगर आपके पास नंबर है तो बताएं हमें भी, हम भी आपके साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जाते हैं, लेकिन अगर नंबर नहीं है तो फिर इस एक्सरसाइज की जरूरत क्या है। जी काफी नंबर वाइज तो बात सही कह रही है मरियम। अभी देखें 159 की स्ट्रेंथ है आपकी इस इख्तिलाफ की, तो नंबर तो बहरहाल इनके पास नहीं है। 172 वोट चाहिए नो कॉन्फिडेंस के लिए। और गो के मुझे लगता है इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि नंबर जो है वो नंबर दिखाएं, इनको कहना चाहिए था कुव्वत दिखाएं, आपके पास सपोर्ट किसकी ये दिखाएं। क्योंकि हमने ये तो देखा है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ को 13 वोट की जरूरत है मजीद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, वो तो अगर चाहने वाले चाहें तो आपने जहरी की हुकूमत भी पूरी बलोचिस्तान में गिरती देखी है, पूरी की पूरी एक नई जमात खड़ी हो गई थी बलोचिस्तान के अंदर। 21 बंदे टीएमएलएन से टूट के दूसरी साइड पे चले गए थे। तो वो बैकिंग और कुव्वत की बात है। सिंपल नंबर देखे तो 159 के साथ ये कुछ भी नहीं अभी उखाड़ सकते। हुकूमत के पास 177 नंबर है। 6 वोट टूट गए तो हाँ वजीर आजम चले जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। मगर एज ऑफ राइट नाउ अगर एमक्यूएम और पीएमएल क्यू को तगड़ा इनने पकड़ा हुआ है रिस्पेक्टिवली 7 और 5 सीटों के साथ, तो जब तक इशारे मौजूद नहीं है इनकी। मरियम साहिबा की बात दुरुस्त है कि नंबर अपने हैं तो बताइए या स्ट्रैटेजी बताइए। ठीक, लेकिन जाहिर है इमरान दोनों आपके सामने हैं। एक तरफ उनका यह कहना कि पंजाब हुकूमत नहीं गिराएंगे, और ये एक नया मौकफ सामने आया पीडीएम की जानिब से। हमारा तो ख्याल था कि ये पीटीआई की और ये दांदीज़दा कोई भी हुकूमत काबिल कबूल नहीं होगी। ये कंफ्यूजन है, ये अब किस तरफ जा रहा है पीडीएम का ये मामला। पार्टी हैपनिंग चाह रही है, कुछ ना कुछ होता रहे, और पॉलिटिकली बिलावल के लिए कुछ खोने के लिए नहीं है ना। उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है और उनको लगता है कि वो दोबारा भी बना लेंगे, वो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम तो पीएमएलएन के लिए या फजलुर रहमान साहब के लिए है, और ज्यादा कुछ उनका स्टेक पे लगा हुआ है। बिलावल रोजाना कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक जलसा करके, किसी से मुलाकात करके, कोई ना कोई इंटरेक्शन करके वो कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। और जो वो गेन कर रहे हैं उस पर अगर कुछ भी ना हो तो तजुर्बा तो उनको मिल रहा है ना, मुस्तकबिल में वो काम करेंगे, पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। तो उनको पॉलिटिकल हैपनिंग्स चाहिए हर किस्म की, जिसका तजुर्बा होना चाहिए। तो वो पॉलिटिकल हैपनिंग मांग रहे हैं। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि हुकूमत रहती है, इमरान खान को हम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, ये उनका गर्ज नहीं है। ये गर्ज है पीएमएलएन का और फजलुर रहमान साहब का, जिन्होंने ये हार जीत का मसला बनाया हुआ है, और उनके लिए सर्वाइवल का मामला है। अभी महर ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जब चाहने वाले चाहते हैं तो ये हो जाता है। लेकिन हमने ये देखना कि चाहने वाले इस वक्त क्यों चाहेंगे। और काशिफ भाई, जब चाहने वाले चाह रहे होते हैं ना, तो अंधे को भी नजर आ रहा होता है कि चाहने वाले क्या चाह रहे हैं। इस वक्त वो ऐसा क्यों करेंगे कि इमरान खान को निकालेंगे, या इमरान खान को निकालने वाली किसी भी तहरीक को सपोर्ट करेंगे, या इमरान खान को अपनी जगह से हटाने में उनको क्या मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई दूसरी ऐसी ऑप्शन है जिसको वो अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर ऑप्शन नहीं है, और खुद अगर ये ऑप्शन उन्हें पता है, ये बात ऐसे इकबाल साहब ने भी कही कि जी सेनेट में हम तहरीक लाए थे, उसका हाल आपने देख लिया, बिलावल साहब को उन्होंने मशवरा कल या परसों दिया। अगर उनको पता है कि गिरनी नहीं है, कि वो चाहने वाले नहीं चाह रहे, फिर ये सारी बयानबाजी, फिर तो पीडीएम को बैठकर एक बयानिया बनाना चाहिए, जो भी बयानिया हो, ताकि उससे कम से कम सियासी नुकसान तो हो पीटीआई का। लेकिन उनका बयानिया भी इस किस्म का है, जो बिलावल साहब की बात कुछ और तरफ जाती है, मरीम नवाज शरीफ साहबा कुछ और कहती हैं। दो बड़ी जमातें क्या पुल कर रही हैं, पुश एंड पुल की गेम चल रही है सारी।
देखिए ये डी ट्रैक कर रहे हैं एक दूसरे को। मजे की बात यह है कि ये पीटीआई की गवर्नेंस इतनी मजेदार है कि इसी के ऊपर अगर अपोजिशन चाहती तो टाइम निकाल लेती। अपोजिशन गवर्नेंस के ऊपर बात करने की बजाय नॉन इश्यूज के ऊपर आती है। यानी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कोई भी आदमी हंस देगा जिसको थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स का पता है कि इस वक्त इस सिचुएशन में तुम इमरान खान को कैसे निकालोगे, मुमकिन नहीं है। और इतनी बड़ी चिपक को अगर आप निकालेंगे वजीर आजम पाकिस्तान को, मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, तो वो मुसीबत डाल देंगे सबको। ये सबको पता है, ये सबको पता है। ये नवाज शरीफ नहीं है, ना ये आसिफ अली जरदारी या बेनजीर भुट्टो है, ये इमरान खान है, आपको पता है। और ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है उस तरह का जिस तरह के वो लोग हैं। उनके पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत बड़े बड़े थे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी उनके स्टेक्स थे। इमरान खान वो आदमी है जो 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 सबसे पहले अपने आप को कपड़े उतारेगा, बाकी सबके भी उतार देगा। ये नहीं छोड़ेगा किसी को भी अगर इसको इस तरह निकालेंगे तो। ये बात की अंडरस्टैंडिंग उनको भी है जो निकालने का काम करते हैं। उनको आइडिया है किसको निकालना और किसको नहीं निकालना। निकालने से पहले 10 किस्म की असेसमेंट की जाती हैं। दूसरा, उनके पास रीजन कोई नहीं है निकालने का। और अपोजिशन को बजाय डी ट्रैक होने के वो उन इश्यूज के ऊपर रहती जिनके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है। तहरीक अदम एतमाद कौन सा पब्लिक का इशू है? या अगर आप कहें फॉरेन फंडिंग केस, ये पब्लिक का इशू नहीं है। तो फॉरेन फंडिंग केस पब्लिक का इशू नहीं है। हाँ, करप्शन पब्लिक का इशू हो सकता है। आप साबित करें इमरान खान करप्शन कर रहा है, ठीक, और करप्शन के केसेस लेके आए, शोर मचाएं, साबित करें। कहा, लेकिन गवर्नेंस और महंगाई तो पब्लिक का इशू रहेगा और उस पर बात होती है। आज ही प्रेस टॉक में मेहर उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब के बारे में बहुत कुछ कहा कि व्हाट्सएप कॉल्स की, अपनी मर्जी के बंदे लगवाए, शौकत खानम के बोर्ड पर हैं वगैरह वगैरह। इनको खुद इससे हट जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी यह कह रही है कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। क्या इस जो इंक्वायरी कमीशन है उसका कुछ बनेगा? देखिए, पहले तो मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात दुरुस्त कर दूं। मुझे ताज्जुब होता है कि ये मुल्क की हिज़्ब खिलाफ बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की खातिर या साफगोई की खातिर ही एक्चुअली रिकॉर्ड चेक करने बार बार ये आके कहते हैं कि ब्रॉडशीट का जब मुआहदा तय पाया तो ये खुद डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड देखें, नैब का बैठ के रिकॉर्ड देखें, आज मैंने निकाल के सारे देखे, तो जस्टिस अजमत सईद साहब तो मौजूद ही नहीं थे, नैब का हिस्सा ही नहीं थे जब ये अग्रीमेंट तय पाया। बल्कि जनरल अमजद और फारूक आदम दोनों हटा दिए गए थे जब इनको प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया। तब चेयरमैन नैब खालिद मकबूल थे और 1 मंथ का ओवरलैप था जब मुनीर हफीज साहब थे, फिर मुनीर हफीज साहब भी चले गए। तो जब ये तहरीर हुआ, अजमत सईद साहब उधर मौजूद नहीं थे और उसके बाद जब ये कैंसिल हुआ, लेकिन आज उन्होंने वजह उनका प्रोसिक्यूटर होना नहीं बताया। उन्होंने वजह बताई उनका बोर्ड पर होना। कह रहे थे ना कि कल तक आप देखें, कल तक बयानिया एक हफ्ते यही चलाया है कि भाई इनके तो स्टेक्स हैं इसके अंदर, ये तो खुद मौजूद थे, कल तक ये बात कर रहे थे। उनको तो 2 साल नैब को छोड़े हुए हो गए थे या जब ये टर्मिनेट हुआ 2003 के अंदर। He was serving as prosecutor just for one case अटक जेल के अंदर। सिर्फ एक केस था और वो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ और बीबी के खिलाफ था जब ये पेश हो रहे थे। तो ये तो एक तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये कहना बहुत दुरुस्त है, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अगर आप रिकॉर्ड देखें, जब ये आए हैं 1 साल के लिए रहे, चले अब इसको साइड से कर दें। दूसरे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इधर खत्म हो गया। दूसरा, ये फिर बात कहते हैं कि उनको खुद छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये कमीशन जो है इसकी फाइंडिंग बाइंडिंग नहीं है। ये अपनी इंक्वायरी देंगे और सिफारिशात दे देंगे। अब इसको पब्लिक करना भी प्रोगेटिव है हुकूमत वक्त का, उसके ऊपर अमल दरामद कराना भी प्रोगेटिव है, तो आप दीजिए हुकूमत वक्त की। तो ये इट्स अ मॉरल, इट्स एथिकल या एथिकल कॉल बाय द जज। इफ ही फील्स के ही कैन स्टेप अप टू इट एंड ही कैन डू इट। और मैं ये बहरहाल ये हम सब जानते हैं कि जिधर वाइट कॉलर क्राइम है, ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। ये सारे केसेस जो हैं, ये पूरा सिस्टम जो है ये देख चुके हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं। हुदैबिया का केस हो के हुदैबिया के अंदर तो शायद ये जो बात हो रही है उसको तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन अपील क्यों नहीं फाइल की गई, टाइमली क्यों नहीं इसको प्रोसीड किया गया नैब की जानिब से, ये वो जरूर इंक्वायर कर सकते हैं। मगर दैट बीइंग सेड, मुझे वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट में ये सारे फैसले तो उसी वक्त हो गए थे जब चौधरी कमर जमान साहब तशरीफ लाए थे एज चेयरमैन नैब और उनसे पूछा गया कि अब अगर आपसे कहा जाए करेंगे, उन्होंने कहा नहीं जी मैं अब भी नहीं करूंगा। तो उस वक्त ये रिमार्क आया था कि आज हमारे सामने नैब फौत हो गया। वसीम बदामी साहब, क्या हुदैबिया पेपर मिल खोला जाएगा? उसके बारे में सबका ख्याल है, तमाम जूरिस्ट का, जो लोग उस केस को देखते रहे हैं, देखा है जिन्होंने, कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें तो बचने की कोई गुंजाइश भी नहीं। फिर कहा गया जा ही नहीं सकता जी। नहीं, इस इंक्वायरी के तौर, इस इंक्वायरी में क्या खोला जाएगा
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला काजी फाइज साहब का बेंच दे चुका है इस मामले में। तो क्या हुदैबिया और सरे पैलेस अब सब चीजें खुलेंगी आपके ख्याल में? जरा ब्रॉडशीट पे करके मैं दोबारा पीडीएम पे आता हूं, क्योंकि अब ये ब्रॉडशीट शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे और हालिया तारीख में बनने वाले कमीशन की तरह इस पे भी थोड़ी सियासत हो जाएगी। जरा गवर्नमेंट को स्पेस मिलेगी ऑपोजिशन को रगड़ा देने की। टिकर चलेंगे कि इमरान खान साहब ने तर्जुमा, और ये रगड़ा देने की हद तक ही है, हिदायत कर दी कि मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक तो वही वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवाइंड मतलब उसको अंडू करके तो नहीं कोई कमीशन तहकीकात खोल सकेगा। दूसरा कि आप याद करिए ना, हालिया तारीख में आइए, एक तो ये तो कल की बात है कराची में जो हुआ था कैप्टन सफदर साहब वाला मामला, एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जांपल, कितना शोर मचा था पीपल्स पार्टी ने कहा था हम तहकीकाती कमेटी बना रहे हैं, 30 दिन में बताएंगे। बिलावल ने कहा मैं शर्मिंदा हो गया हूं, मैं नजरें नहीं मिला पा रहा, ये कमीशन सब बता देगा। वो कमीशन पता नहीं क्या किधर चला गया, सब फारे हो गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि कर्जे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मैंने कमीशनर बना दिया है, ये बताएंगे कि कर्जे ने किसने कितना पैसा लिया। तो किधर आओ, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट क्या है, उसने क्या बताया कि किसने कितने पैसे। तो मेरा ख्याल है कि भाई इससे भी वो हो जाएगा कि गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रगड़ने की, लेकिन अमलन कुछ नहीं होगा, बस एक हेडलाइंस और टॉक शोज के लिए हल्की फुल्की मौसीकी होगी बस। और बुखारी साहब, अजमत सईद शेख साहब पर हुकूमत डटी हुई है, ऑपोजिशन इनकारी है, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा इससे? मेरे ख्याल से जो वसीम बदामी ने कहा है मैं उसके साथ जाऊंगा, इसलिए कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें जो कमीशन हमारे यहाँ बने हैं और बहुत पहले से शुरू हो जाए हमदुर रहमान कमीशन से होके और फिर आप आ जाएं वो जो कमीशन बना था हुसैन हक्कानी के बारे में, मेमो गेट, और फिर उसके बाद ये या तो इसकी कार्रवाई कभी मंजर आम पर आती नहीं, और अगर आ जाए जो चीनी और आटे के बुरान के हवाले से कमीशन बना था उसकी, फिर उसकी 5-5 धुलाइयां होती हैं और फिर वो फिजल आउट हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है ये कमीशन बनाए इसलिए गया है कि इस मामले को थोड़ा सा ताकीर की जाए और ये फिजल आउट हो जाएगा। इसकी किसी को नहीं पता चलना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था ब्रॉडशीट। मेरे ख्याल से इट इज मोर ऑफ ए कवर अप ऑपरेशन। आएगा आवाम के नॉलेज में कुछ नहीं आएगा इसके बीच में से, पहली बात तो ये। मैं अपने हम नाम बात ये है से इख्तलाफ करती हूँ इस बात पे। मैं आता हूं, चले इसके बाद बुखारी साहब कंप्लीट कर लें, फिर इसका आप बताइएगा कि वेयर डू यू डिसएग्री। एंड इमरान आल्सो वांट्स टू से समथिंग। इमरान कमिंग, आई गिव द फ्लोर टू हर। मेरे ख्याल से उनको बात कर लेनी चाहिए। मैंने जो कहना था वो कह दिया है कि इन कमीशनों का मतलब ही हशप करना होता है मामलों को। जी मैं देखिए, अगर आप शेख अजमत सईद साहब का रिकॉर्ड देखें ना, तो ही इज अ मैन हु डजंट मिन्स हिज वर्ड। बड़े दो तो फैसले करते हैं, और क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये इन केसेस को अंदर बाहर से जानते हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस इंक्लूडेड, और गो के सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, कांट गेट इनटू इट अगेन। मगर 1.24 अरब का ये केस जो कि रिवर्स रेमिटेंसेस की मनी लॉन्ड्रिंग, मियां साहब के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट बानवे का जो था उससे खुद सिसरा शरीफ खानदान ने पैसे अवेल किए, ये ओपन एंड शट केस है, एब्सोल्युटली है। मगर वो ये इंक्वायर करें ना करें, मगर इसके अंदर वो ये जरूर बता सकेंगे कि किस दौर के अंदर ने जो है वो क्रिएट किया, ये किसकी गलती थी। सरे पैलेस अगेन 4.5 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी बहुत कुछ बेच के खत्म हो चुका है केस। मगर कहां ये केस कभी बना ही नहीं था वैसे, सरे पैलेस का अनफॉर्चुनेटली केस कभी बना ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिनाई किया था। जस्टिस अजमत सईद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये एक मुबहम या इनकंक्लूसिव रिपोर्ट, ये फाइंडिंग्स होंगी, और लेकिन इसके ऊपर एक्शन कितना लिया जाता है, बिकॉज ब्रॉडशीट को देखें तो इसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ जल रहे में सब के पर जलते हैं। तो एक्शन तो ये हुकूमत नहीं लेती। जो हुकूमत आर्टिकल 6 उठाने से कतराती है, जो हुकूमत जो है आप पापा जॉन केस के अंदर अपने फैसले कर लेती है, इन्वेस्टिगेट नहीं करती, इतना भी नेगेटिव वो इसके ऊपर अमल दरामद कराएगी कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। मगर ये रिपोर्ट तगड़ी जरूर होगी जस्ट गिवन द फैक्ट यक रुकनी जो जिनको सौंपी गई है जिम्मेदारी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। ठीक, तो आपका ख्याल है कि रिपोर्ट जरूर आएगी। अब एक मफरूजे की बुनियाद पे बात करते हैं, जो मफरूजा शायद हकीकत से ज्यादा दूर नहीं है। इमरान, अगर इस रिपोर्ट में कहा जाए कि हुदैबिया पेपर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग की शरीफ खानदान ने, कैसे क्या क्या हुआ, किस फैमिली को इस्तेमाल किया गया बरतानिया में, ये सारे केसेस तो हम सारे जब पैनामा खुला था उस टाइम और उससे पहले भी बताते आए हैं। ये इसके बारे में बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन नैब के पास मौजूद थी। उस फैमिली के खत मेरे पास मौजूद थे, जो उन्होंने खुद हैंड रिटन खत भेजे थे कि हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ। इंटरव्यूज मौजूद हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये सरे पैलेस, जो कि इससे पहले जब भी आप पीपल्स पार्टी से पूछते थे सरे पैलेस, वो आगे से कहते थे सर सरे पैलेस हमें तो पता ही नहीं है, जरदारी साहब से पूछें, और जरदारी साहब के पास को जाके पूछता नहीं था। अगर वो कहता है कि जरदारी साहब की मलकियत है, जिसको पीपल्स पार्टी डिनाई करती आई है, और हुदैबिया पर भी ये इंक्वायरी कमीशन
ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स बहुत कुछ कह देता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा पॉलिटिकली या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए काशिफ भाई, अगर शरीफ खानदान की आपने करप्शन को पकड़ना है ना, तो जो पहला मामला था इनका, वहां से आपको शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप हुदैबिया को हल नहीं करेंगे, आपको इनके मनी ट्रेल का कभी पता नहीं चलेगा, आपको कभी समझ नहीं आएगी कि ये कैसे चला है। जहां से आगाज हुआ वो नुक्ता आगाज है। और देखें, अभी जो इमरान खान साहब ने कहा कि हुदैबिया को भी हम करेंगे, तो कल शरीफ खानदान क्या कह रहा होगा 2023 में कि हमारे हुदैबिया को मुशर्रफ ने सुना, हमारे हुदैबिया को जरदारी साहब के दौर में सुना, हमारे हुदैबिया को हमारे दौर में सुना, हमारे हुदैबिया पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, हमारे हुदैबिया पे इमरान खान ने इंक्वायरियां करवाई, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म से सुरखरू हुए। वो ये कहेंगे, वो इसलिए कहेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि परवेज मुशर्रफ ने डील की, नैब ने जाके अदालत के अंदर बताया कि ये बंदा ही नहीं है पाकिस्तान में, केस बंद। उसके बाद जब दोबारा नैब ने खोला तो चेयरमैन ने उसमें दस्तखत ही नहीं किए। उसके बाद जब दोबारा नैब गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये चीजें टाइम बार्ड हो रही हैं, ताखीर से क्यों आए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब थे, मुशीर आलम साहब थे, एक और टाइम बार्ड का केस जज साहबान थे, उन्होंने भी उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने टाइम बार्ड करके उड़ा दिया। लेकिन जब तक आप इस केस को नहीं सुनेंगे, जब तक इस केस के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आपको शरीफ खानदान की करप्शन की समझ नहीं आएगी। इन्होंने बाकायदा कानून पास किया था 1992 में, द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। ये कानून ही सिर्फ इसलिए पास किया था कि इन्होंने फिक्टिशियस अकाउंट्स के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल के वहां पे करप्शन का पैसा इकट्ठा करना था, और वो पैसा वहां से ये हुदैबिया में कैसे लेकर आए, मनी लॉन्डर करके, किस तरह बैरूने मुल्क इन्होंने लोगों को, पूरे काजी फैमिली को और दीगर को इन्होंने इस्तेमाल किया, ये सबको पता है। ये करप्शन का ओपन केस है। इसी तरह सिरेमैल का केस भी है। यानी 88 में, 89 में, 90 में हम पूरी 90 की दहाई में सिरेमैल सुनते रहे, और जरदारी साहब ने 1995 में तफ्तीश के दौरान जरदारी साहब ने और बेनजीर भुट्टो साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि हमारा इस महल से कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं जानते। 2004 में जरदारी साहब कह रहे हैं मेरा दिल किया, मैंने 2003 में खरीद लिया। भाई हम बेवकूफ हैं। ठीक, मैं जरा वसीम से क्विकली इसी में पूछ लूं। मैं जरा आपको सरे पैलेस की सर एक कहानी सुना दूं आपको। सरे पैलेस की खबर पहले बरतानवी अखबार में सबसे पहले आई, तो ख्वाजा आसिफ साहब को 15, 20, 40, 50 कॉपियां उस अखबार की खरीद के बाहर से ले आए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस वक्त हॉल में, असेंबली हॉल में एंटर हुई, तो सब मुस्लिम लीगियों ने सिर्फ वो कॉपियां उठा ली जिसमें लिखा था कि रॉकवुड प्लेस, सरे पैलेस आसिफ जरदारी साहब ने खरीदा है और कितने का खरीदा। और उस वक्त बीबी को बड़ा गुस्सा आया। जो बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो किचन कैबिनेट थी उस वक्त उनको बुलाया और पूछा कि क्या है। उन्होंने कहा जी आप जरदारी साहब से पूछ लें, बट जरदारी साहब डिनाइड बाइंग सरे पैलेस। उस वक्त बीबी ने जब उनसे यह सवाल पूछा था, ये कम से कम पीपल्स पार्टी के जो करीबी लोग हैं उसमें कहा जाता है कि खुर्शीद शाह साहब भी उस वक्त साथ थे। उस वक्त जब पूछा, ये सारा मामला खड़ा हुआ, शायद नवीद कमर साहब का भी मैंने नाम सुना कि वो भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद मुझे इसमें जो ऐड करना चाहते हैं करें कि ये जब 2 केस लेंगे, लेट से ये फैसला होता है कि सरे पैलेस जरदारी साहब की मलकियत है, या ये फैसला होता है कि हुदैबिया में नवाज शरीफ साहब ने या शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, फिर क्या होगा? क्या एक और स्टोरी, कुछ हमारे प्रिंट आउट्स, कुछ कागज काले होंगे या इसका कुछ होगा भी? इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुदैबिया पेपर मिल और अगर खोला गया सरे पैलेस तो फिर क्या होगा? और अगर उसकी इंक्वायरी में ये इंक्वायरी कमेटी कहती है कि दोनों खानदान गिल्टी हैं। बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हुदैबिया पेपर्स का मामला है, इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। काजी फायज ईसा ने जिसकी फिर सजा भी भुगती है, वो ये कि उन्होंने इसको हमेशा के लिए सैंक्शन कर दिया है कि ये केस कभी दोबारा खुल ही नहीं सकता। एक ये हवाला मेरे ख्याल से हमको भूलना नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये हो सकता है कि ये किसी इंक्वायरी कमीशन का सब्जेक्ट बने या नहीं, ये देखने की बात है। जहां तक हाँ सर, वो लेकिन वो जिस तरह इमरान कह रहे थे, ये एक्चुअली केस बंद हुआ टेक्निकल ग्राउंड्स पर, ये केस मेरिट पर बंद नहीं हुआ सर। ये सिर्फ ये भी एक चीज ज़हन में रखने वाली है। बंद जैसे भी हुआ था, लेकिन इसके ऊपर सैंक्शन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट सर। एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना जी। सुप्रीम कोर्ट जब कह देती है कि केस टाइम बार हो गया है, नहीं सुना जा सकता क्योंकि वक्त गुजर गया है, उसके बाद तो फिर मामला खत्म है, फिर तो नहीं खोला जा सकता। लेकिन ठीक है ना, ये भी एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि टाइम बार होने की वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स पर बंद था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पैनमा के दौरान नैब को यह डायरेक्ट किया था कि वो अपील दायर करे सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल केस की, जिसकी रोशनी में, उस फैसले की रोशनी में अपील दायर की गई थी नैब की जानिब से।
ये फैक्ट्स हैं केस के। वैसे बहरहाल ये एक वजह मौजूद है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये खोला जाएगा या नहीं खुलेगा। लेकिन सरे महल जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। अगर आपको याद हो काशिफ, जो एम्बेसडर थे वहां पर लंदन में, वो जिस तरीके से गए थे स्विट्जरलैंड, वहां से जाके वो जो कागजों के जस्टिस कादिर फायद ईसा को हुदैबिया पेपर केस बंद करने की सजा मिली है। ये क्या है? ये समझ नहीं आई मुझे बात। ये एक तासुर है, गलत भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर अथॉरिटेटिवली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक तासुर मौजूद है। दूसरी बात, ये सरे महल का जहां तक ताल्लुक है, आपको याद होगा वाजिद शमसुल हसन साहब स्विट्जरलैंड जाके कंटेनर के कंटेनर 12 कंटेनर उठा के लाए थे डॉक्यूमेंट्स के, वो सारे उसी केस को हशप करने के लिए थे। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच और सबूत शुदा है कि पहले उन्होंने इसकी ओनरशिप डिनाई की, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ऑक्शन करने का फैसला किया तो जाके वहां खड़े हो गए कि जनाब ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और पैसे भी उसके सारे उन्होंने वसूल कर लिए। तो अब ये कमीशन जो है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन में ये मामला आएगा कि नहीं, क्योंकि कमीशन तो बना है सिर्फ एक पर्टिकुलर मामले के लिए जिसका नाम है ब्रॉडशीट। वो ब्रॉडशीट तक महदूद रहेगा या दुनिया का हर इशू खोल लेगा, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पता लगेगा ये मुमकिन है कि नहीं। ठीक। वसीम मदामी साहब, आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने जब बात की तो अजमत सईद शेख साहब के बारे में उन्होंने कहा कि बोर्ड पर है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि उनको खुद को अलग हो जाना चाहिए खुद ही, और खुद कहें कि मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा, मुझे अलग करें, वरना फिर जो हकायक हम उस वक्त सामने नहीं ला सके वो लेकर आने पड़ेंगे। तो बस सुन ले उन्होंने क्या बात कही, फिर इसकी तशरीह मेरे लिए कर दीजिएगा। जस्टिस अजमत सईद साहब की जहां तक आपने बात की, वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर्स में से हैं। ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी इस साजिश में शामिल रहा है, उसको वाजिद जिया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो जरूरी है। वो क्या अपने खिलाफ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। मेरा तो ख्याल है कि इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की अवाम के सामने फिर कुछ और हकायक जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। बदामी साहब, आम फहम जुबान में इसको धमकी कहा जाता है। बिल्कुल धमकी है। कह तो सकते हैं, जब आप ये कहें कि तुम ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, तो टेक्निकली तो एक धमकी बनती है। और मेरा ख्याल है कि फिर यही होगा कि अगर वो ये वैसा नहीं होता जैसा हमारी नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं या चाह रही हैं, तो फिर इसी तरह की बातें आएंगी। अब वो उसके वो सच या झूठ कतई नजर कि जनाब ये फला दिन, ये तो उनको तो उसने कहा था, फला दिन तो उसने कहा था, इन्होंने उस प्रेशर में आकर का। अब वो एक स्टेटमेंट होगा जिस पर वो अपनी पोजीशन लेंगी कि ये फैक्ट है, और दूसरी पार्टी कहेगी कि जनाब ये धमकीबाजी है, ये तो मलाइन कर रही है, तो वो कर रहे हैं। तो मुझे अगेन किस्सा मुख्तसर यही लगता है कि इस सारे मामले पे एक्चुअली कुछ नहीं निकलेगा, होगी सियासत ही जिसपे दोनों पार्टी अपनी। हाँ, लेकिन वसीम एक और बात बताएं, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी सियासत में जब इस तरह का कोई मोड़ आती है या इस तरह की कोई चीज होती है, आपने देखा मियां साहब के खिलाफ फैसला किसी सियासतदान के खिलाफ आ जाए, तलवारें लेकर जजों पे भी चढ़ जाते हैं, नैब पे चढ़ जाते हैं। कई जगह ठीक होते होंगे, कई जगह गलत भी होते हैं, लेकिन होता हर केस में ऐसा ही है। क्यों? परसेप्शंस हैं, और परसेप्शन में यह है कि बयानबाजी कर दो, सानू किने फाड़ लेना। हाँ, मतलब ये तो एक फैक्ट है ना काशिफ भाई कि ओवर द इयर्स हम वो इंस्टीट्यूशन को तो डेवलप कर ही नहीं पाए ना। तो फिर मेरा ख्याल है कि यानी एक होता है मुआशरा अमेरिका जैसा, कि जहां पर जब एक आदमी इस तरीके से इंस्टीट्यूट्स के और सबको चैलेंज करना शुरू कर देता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मिसाल की, जब वो सबको कहना शुरू करता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी साजिश, वो भी साजिश है, तो बहरहाल वो एक हद तक आइसोलेट हो जाता है। उसकी अपनी पार्टी के लोग उस पर रिवोल्ट करते हैं कि नहीं यार, ये तो दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू द कंट्री, टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे आपकी तारीख 70 साल की और फिर उसमें मिसालें इतनी सारी हो कि जहां पर बड़ा रोजे रोशन की तरह वाजे हो, जहां पर मुशर्रफ साहब जफर अली शाह की केस में जहां वो कहते हो कि यार मैंने अदालत से 3 साल मांगे थे, मैं समझता हूं ज्यादा मांग लेना चाहिए था, जहां पर उस केस में ये भी कह दिया जाए कि हमने आपको 3 साल भी दिए और उस दौरान आइन में भी अगर आप कुछ रद्दबदल करना चाहें तो कर लीजिएगा, मसला नहीं है। जहां पर मलिक कयूम साहब टेलीफोन पर ऑर्डर ले रहे हो कि सर हो जाएगा, मैं इतना डोज दे सकता हूं, इतना डोज नहीं दे सकता, जहां पर एहतसाब और रहमान, जहां इतनी सारी मिसालें हो वाजे कि इदारों को दबाव में ला जाके काम कर लिया जाता हो, वहां पर सबको मौका मिल जाता है इस तरह की बातें करने का। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर इस तरह की मिसालें ना हो, वहां अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करता है तो फिर वो आइसोलेट होता है। इमरान खान, व्हाट डू यू थिंक? खाली इदारों का कसूर नहीं है सर, इदारों को कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट देती है। क्या आज तक दिया गया? शरीफ खानदान के हक में फैसला आ जाएगा जरदारी साहब के, तो वो लोग कहेंगे सुरखरू हो गए, अदालत ने हक का बोलबाला कर दिया।
उनके खिलाफ जरा सी बात हो जाएगी, जजों को गालियां देंगे, फौज को गालियां देंगे, इदारों को गालियां देंगे। भैया जात के ऊपर, अपनी जात के ऊपर रख के फैसला करते हैं अपने फायदे और नुकसान को देखकर। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, यानी होता होगा लेकिन लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है, वहां लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, इसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये होता है। अब ये एटीट्यूड क्या है कि तुम अगर मेरा पोल खोलोगे तो मैं तुम्हारा खोल दूंगी, ये क्या है? कोई मोरालिटी इसकी इजाजत देती है? कोई किसी किस्म की इखलाकियात इसकी इजाजत देती है? आप सियासत कर रहे हैं, कौम को लीड कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारे पोल खोल दूंगी। भाई अगर आपके पास उसकी कुछ 2 नंबर चीजें हैं, या आपको ये पता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसने चोरी की है, इसने बेईमानी की है, या इसने कुछ गलत किया है, तो बतौर लीडर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो सच सामने लेकर आए और आप कहें जी मुल्क के अंदर ये धोखा हो रहा है, ये 2 नंबरी हो रही। हर एक के राज आपने छुपा के रखे, मेरे पास और वीडियोज है, मैं निकाल दूंगी, वरना सारे चुप कर। ये क्या है? दिस इज ब्लैकमेलिंग। ये दुनिया में कहीं इसको पॉलिटिक्स नहीं माना जा सकता, ये इखलाकी गिरावट है काशिफ भाई, साफ बात है। मेरे पास तुम्हारे राज हैं, खबरदार अगर मेरे खिलाफ चले, वरना मैं तुम्हारे राज खोल दूंगी। ये क्या है? इसको पॉलिटिक्स तो नहीं आप कह सकते ना, तो ब्लैकमेलिंग है। और लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है, मैं तो बहुत सी ऐसी चीजों का शायद भी हूं, उससे वाकिफ भी हूं, जिसमें बहुत सी अपॉइंटमेंट्स पर पहले शादियाने भी बजाए गए, छलांगे मारी गई, और उसके बाद उन्हीं जजेस हों, जर्नैल हों, चाहे वो नैब चेयरमैन हो या कोई भी हो, उस पर जिस तरह तनकीद होती है वो हम देखते हैं। मसला ये है कि शायद ये हमारे निज़ाम की खामियां ही हैं कि पीपल कैन एक्चुअली डू दिस एंड गेट अवे विद दिस, एंड ऑल्सो पीपल कैन डू रॉन्ग एंड गेट अवे विद इट। ये हमारे मुल्क में दोनों तरीके से होता है। यानी आप एक साइड की मिसाल ले रहे हैं कि पॉलिटिशियन से करते हैं, बिल्कुल ये ज्यादती है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेट करने लगे और आप कहें मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी। लेकिन उसी तरफ ये भी ज्यादती है कि अगर दूसरी साइड इंस्टीट्यूशन अपनी पावर को अब्यूज करे या पावर को एक हद से आगे जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन नहीं है उसको भी इस्तेमाल करे, ये भी ज्यादती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यहां सिर्फ एक नुक्ता ले लें, एक चीज मैं अर्ज कर दूं, कौन तब्दीली लेकर आएगा? मैं अभी कहने लगा था यही बात, लीडरशिप मैं कहने लगा था कि इस मुल्क को ठीक करने की कोशिश किसी ने नहीं पड़ेगा तो इदारे ठीक। अब आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, मियां साहब को निकाला गया, सुने जरा, मियां साहब को जब निकाला गया तो मियां साहब ने कितने नारे लगाए कि जिनको खुद निकालने में मियां साहब का हाथ था उनके भी नाम ले लिया कि किसी को 5 साल पूरे नहीं करने देते। आप जब अपोजिशन में आए तो जो हुकूमत में बैठा हुआ है उसको भी 5 साल आप भी पूरे करने नहीं देते। आप चाहते हैं कि जब तक हम हुकूमत में हो मैं 5 साल पूरे कर लूं, जो ही मैं अपोजिशन में जाऊं फिर भाड़ में जाए जो भी हुकूमत में बैठा, मैंने इसको गिराना ही गिराना। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क की कि जो हमारे ऑपोजिशन के बयानात हैं, असूल और नजरिया सिर्फ ऑपोजिशन में अपनी जरूरत और हस्बे जायका इस्तेमाल होता है, इसलिए नहीं है नजरिए की बात की जाती कि क्योंकि लोग नजरियाती हैं। ये लोग नजरियाती नहीं है। अगर नजरिया हो तो जो प्रिंसिपल आपके लिए ठीक है वही प्रिंसिपल दूसरे के लिए भी ठीक होना चाहिए। दिस इज वाई हमारी पॉलिटिक्स और हमारे इंस्टीट्यूशन कभी बन ही नहीं पाए हैं। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है ब्रदर्स? ब्रेक के बाद अगर इजाजत, ब्रेक के बाद आपसे मैं पूछता हूं। ये बैड वेलकम बैक नाज़रीन। तीनों मेहमानों से एक ही सवाल है, आखिरी सेगमेंट है, लेकिन मैं एक जवाब गिवन कर देता हूं। क्या आप तीनों इस बात से एग्री करते हैं? अगर कोई डिसएग्री करता है वो अपना मौक़िफ़ दे दे कि पीडीएम तकरीबन अब बंद गली में आ गई है, उसकी पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल में पड़ गई है। इस बात से अगर सारे एग्री करते हैं तो फिर मेरा अगला सवाल, मैं किसी को डिसएग्रीमेंट तो नहीं है इससे? मुझे तो नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। काफी सारी ऐसी सूरत हाल का सामना है पीडीएम को कि ये कश्ती जो है मंडे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, इसके ऊपर अब सवालिया निशान जेन्युइनली उठ रहे हैं। वसीम, फिर ये बताइए कि मौलाना साहब सबसे ज्यादा किस जमात के किरदार से मायूस होंगे? क्योंकि मौलाना साहब तो हिलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा मायूसी किस पार्टी के किरदार से इवेंचुअली आपको होती नजर आ रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कहेंगे इन्होंने हमारे साथ दगा किया? फॉर श्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं या नहीं होते कि इस बात को कह पाए या ना कह पाए, इसलिए जब वो कहेंगे तो उनका अपना भी कमजोरी जाहिर हो रही होगी कि एक सबको लेकर नहीं चल सके, और उनकी ऑपोजिशन यानी कि आज की गवर्नमेंट का बयान सही साबित हो रहा होगा कि आपस में लड़ेंगे। लेकिन फॉर श्योर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शदीद तरीन डिसअपॉइंटेड होंगे, हैं और आगे मजीद होंगे। और वो कहेंगे कि भाई अगर आपने आगे जाके यही कहना था कि यार वो ऐसा करो, जलसा नहीं करो, अदम एतमाद ले आओ, तो भाई फिर इस सब में कूदने का पॉइंट क्या था? फिर पहला जलसा गुजरांवाला, दूसरा कराची, फिर लाड़कानों, ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? और अगर यही सजेशन देना था बिलावल साहब ने आखिर में आके कि हमारे 10 जलसों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी एक चाय की प्याली से पड़ जाएगा, तो भाई फिर इस चाय की प्याली में तूफान उठाया क्यों था टू स्टार्ट विद? बुखारी साहब,
नून लीग क्या करेगी अगर पीपल्स पार्टी इस तरह की डॉजी गेम खेलती है? क्या नून लीग और मौलाना फिर भी आगे चलेंगे या वो भी पीछे हट जाएंगे सारे से? देखिए काशिफ, दो तरह से देखा जा सकता है इसको। एक तो ये कि जिस तरह से एक तासुर उभर रहा है कि पीपल्स पार्टी भी फेवर्स मांग रही है, इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी फेवर्स मांग रही है। अगर तो ये कहानी दोनों की इवन चल रही है तो फिर दोनों जमातों का एक सही रिस्पांस होगा, मौलाना डिच होंगे। लेकिन ज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी तक मौलाना और PMLN जो है, खासतौर से मरियम और नवाज शरीफ, वो एक पेज पर है और पीपल्स पार्टी कब तक रहेंगे सर? ये बुनियादी सवाल है। मैं आखिरी मिनट दे रहा हूं, 40 सेकंड इमरान को। कब तक ये एक पेज पर रहेंगे? आपका ख्याल है नून लीग और मौलाना फिर भी जब तक इनका मफाद इकट्ठा है, लॉन्ग मार्च होगा, जब तक इस्तीफे होंगे? इकट्ठा है, मफाद की सियासत है भाई। देखिए जहां तक मैं इमरान से पूछूं सर, अगर इमरान से पूछ लो, अगर टाइम बचा मैं आपको वापस आता हूं। इमरान, आपको लगता है इस्तीफे और लॉन्ग मार्च माइनस पीपल्स पार्टी होंगे? नहीं, हो नहीं पाएगा। पीपल्स पार्टी के बगैर ये नहीं चलेंगे क्योंकि इनको पता है ये कामयाब नहीं होंगे। इनको एक गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। इनके पास हुकूमत ना खैबर पख्तूनख्वा में है ना पंजाब में है। सिंध की इनको सपोर्ट मिलती है क्योंकि वहां पे हुकूमत है, और सिंध के बगैर ये नहीं चल पाएंगे। पीपल्स पार्टी इनकी मजबूरी बन गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहब हुकूमत गिराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सियासत करना चाहती है और हुकूमत की मुद्दत पूरी करवाना चाहती है। तो ये बहुत फर्क है, दोनों का मिशन ही अलग अलग है। ये ना इकट्ठे हो पाएंगे ना अलग हो पाएंगे, ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते टाइम गुजारेंगे। हाँ या ना में? बुखारी साहब आप भी और वसीम आप भी। बुखारी साहब पहले आपको लगता है कि माइनस पीपल्स पार्टी इस्तीफे आएंगे या लॉन्ग मार्च होगा? हाँ या ना में? मेरे ख्याल से अगर दोनों पार्टियां जुड़ी रहती हैं, PMLN और मौलाना, तो इस्तीफे आ जाएंगे। इनके तो कम से कम आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो कभी इस्तीफों की गेम में पहले दिन से थी ही नहीं। ठीक, वसीम अदामी। मुझे लगता है इस्तीफे तो लाजमन नहीं होंगे, शायद शो ऑफ पावर, मिनी लॉन्ग मार्च टाइप का कुछ फिर भी हो जाए। तो हल्की फुल्की ठुक ठक के साथ काम चलेगा अगर पीपल्स पार्टी पीछे आ जाती। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.